अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी गूमगू की कैफियत बरकरार है। एक अबहाम मौजूद है। इलेक्शंस के हवाले से क्या मामलात चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आपके इल्म में है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनकी मुद्दत ख़त्म होने में अब तकरीबन जो है वो 16 दिन बाकी हैं। वो रिटायर हो जाएंगे। जाने से पहले वो किस किस्म के फ़ैसले कर सकते हैं। और सदर मुमलिकत ने वजारत कानून से अपने इलेक्शन की तारीख देने के इख्तियार के बारे में राय मांगी थी, और उस राय का अब सामने आना, इसके बाद मामलात किस तरफ जाएंगे। क्योंकि सदर मुमलिकत को जो वजारत कानून ने राय दी है उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि अब ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ है। इन तमाम मामलात के ऊपर तो जाहिर है कि हम आगे वाले जो अगले 2 सेगमेंट्स हैं उनमें बात करेंगे। और ख़ास तौर पर जो सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान है, मुमकिन दौरा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के लिए कितना अहम हो सकता है। बड़े अरसे के बाद एक अच्छी खबर आती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी कितनी आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, इस मामलात पर बात करेंगे। लेकिन आगाज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब। और एक ऐसा वक्त जब निगरान हुकूमतें कायम हो चुकी हैं पाकिस्तान भर में, और रिलेटिवली एक लंबे अरसे की निगरान हुकूमतें हैं। इलेक्शंस कम अज़ कम 90 दिन में फिल वक्त होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये निगरान हुकूमतें इन मसाइल का, जो इस वक्त पाकिस्तान को मसाइल हैं, मुख्तलिफ दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं, और इसके अलावा ख़ास तौर पर जो इकॉनमी का मसला है, इनसे नबरदाज़मा होने के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं। क्या अपने मैंडेट से हटकर भी कुछ फ़ैसले किए जाएंगे। सिंध से ख़ास तौर पर जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, उनके ऊपर मौक़िफ़ जानेंगे। ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सर, पहले तो ये क्लैरिफाई कर दें, खबर जो है वो बहुत सर्कुलेट कर रही है, सामने आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत से बहुत ही करीबी शख्सियात हैं, 64 के करीब ब्यूरोक्रेट्स हैं, मुख्तलिफ महकमों में टॉप सरकारी अफसरान हैं, उनके ख़िलाफ़ नैब इंक्वायरियाँ खोलने जा रहा है। उनके ऊपर मुबैना तौर पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, नाम उनके स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए हैं। क्या आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं? देखें, ये जो केसेस हैं, आई एम नॉट श्योर, नैब का बिल्कुल मुझे नहीं पता। अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है, और स्पेकुलेशंस हो रही हैं। मेरे नहीं ख्याल के इतने ज़्यादा तादाद में होंगे। अगर किसी के इंडिविजुअल्स होंगे, जो हमेशा होता है जब भी हुकूमत जाती है, और अगर कोई कंप्लेंट्स होती हैं तो वो आती, तो नैब का एक तरीक़ाकार है। क्योंकि मैं भी नैब में कुछ अर्सा रहा हूँ, कराची सिंध में ही रहा हूँ, डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम्स, तो वो अपने कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। बट सो फॉर देयर इज नो सच न्यूज़। मेरे ख्याल में ये ओवर स्पेकुलेशन की जा रही है, अननेसेसरी हरासमेंट की जा रही है, जबकि मेरे नहीं ख्याल कोई ऐसी बात होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इस बात से जोड़ रहे हैं कि जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह मुतालबा करना शुरू किया कि आइन के मुताबिक, आर्टिकल 224 के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात होने, और साथ ही ये खबरें स्प्रिंग अप करने लग गई। मुकेश चावला साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको बाहर जाने से रोक दिया गया, उनका नाम भी स्टॉप लिस्ट में मौजूद है। फिर उनकी अबूरी ज़मानत है, उसमें तौसी 12 सितंबर तक की कर दी गई है। तो मुकेश चावला साहब के हवाले से तो कम अज़ कम ये बात आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं ना कि कुछ ना कुछ चल रहा है। आई थिंक जो उनका, वैसे तो उन्होंने एहतियातन हिफाजती ज़मानत ली है। उनको मेरे ख्याल में यही जो आजकल र्यूमर चल रही हैं उसकी वजह से उन्होंने की है, बट अभी तक ऑफिशियल कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि वो ज़ाहिर जिस तरह की बातें की जानी, कभी किसी की, आपने देखा मुकेश चावला की व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे कितने मैसेज, ऐसी कोई बात नहीं। में हैरानी है कि किस तरीके से ये खामख्वाह हरासमेंट क्रिएट की जाती है और बात की जाती है। निगरां हुकूमत का ये काम नहीं है। निगरां हुकूमत का काम है अवाम के फलाह बहबूद, रूटीन का काम। कराची के लिए आपने स्ट्रीट क्राइम वो रोकना है हमने। उसके बाद नारकोटिक्स की बात है, फिर इस तरह की और इशूज चल रहे हैं। अवाम को रिलीफ देना, अवाम में खौफ व हरास पाया जाता है, कभी स्नैचिंग होती है, कभी डिकॉर्डीज होती हैं। ये काम हमारे, और जो भी इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान डेट देंगे उसके बाद हम इलेक्शन करेंगे। सही, ये तो हमें मालूम है कि जो निगरान हुकूमत है उसका एक लिमिटेड मैंडेट होता है, लेकिन ये भी हमें मालूम है कि अभी हालिया एक लेजिस्लेशन हुई है जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, उसके आर्टिकल 230 में जो तरमीम की गई है, और निगरान हुकूमत को बहुत सारे
इख्तियारात दे दिए गए हैं, तो शायद आपके मैंडेट में जो पहले माजी में चीज़ें नहीं थी अब वो आ गई हैं। अब मैं खबर देख रहा था कि कराची में ख़ास तौर पर और सिंध में जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनकी रेगुलराइजेशन का आगाज़ किया जा रहा है, तो निगरान हुकूमत के हवाले से कम से कम ये बात तो उसके मैंडेट में मौजूद नहीं है। तो ये जो आउट ऑफ मैंडेट चीज़ें की जा रही हैं, क्या 15 साल से इक़्तिदार में मौजूद पीपल्स पार्टी या जो सिंध के कराची के मामलात को देखने वाले हैं वो बेबस थे, वो इस मसले को हल नहीं कर पाए और अब एक निगरान गैर जानिबदार निस्बतन जो हुकूमत है उसने ये फैसला कर लिया है कि इस मसले को अब वंस एंड फॉर ऑल सेटल किया जाएगा? देखें, जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है उसके अपने इश्यूज होते हैं, डिफिकल्टीज होती है। वी आर इम्पार्शल, नॉन कॉन्फ्रेंस, हमारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, इसलिए हमने वो फैसले करने हैं जो आवाम के लिए हों, कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम्स हैं, शिकायत आई तो आई एम श्योर कि वहाँ के मिनिस्टर हैं मुबीन जमानी साहब, उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शंस पास की होंगी कि जी इसको चेक करने दें, प्रोसीजर को चेक, ही मस्ट हैव स्टॉप फॉर सम पीरियड कि ही वांट्स टू नो कि क्या सिस्टम है, क्योंकि जितना कुछ करप्शन के चार्ज हर जगह पर हैं, डिपार्टमेंट इवन आई वुड से पंजाब में भी हर जगह ही होते हैं, तो वो आपको भी उन्होंने रोके, चेक करने, स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं ताकि कैसे अननेसेसरी अगर ज़्यादा ओवर एक्सपेंडिचर किया जाता है बिल अप्रूवल के लिए नक्शों की, तो उसमें जो एक अननेसेसरी उससे कॉस्ट एस्केलेशन जाती है कंज्यूमर्स को भी। तो मेरे ख्याल में वो स्ट्रीमलाइन सिस्टम किया जा रहा है ताकि उसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो, कोई इसमें गलत पास ना हो, कोई ऐसे जो बात की फाइल को पहिए लगते हैं वो ना लगे, बिल्कुल मेरिट के हिसाब से अप्रूव किए जाएं और इसमें जो एक कानून के मुताबिक काम है वो किया जाए। इसकी वजह से अननेसेसरी स्पेकुलेशन हो रही है, अदरवाइज आई डोंट थिंक ऐसी बात। यानी जो छोटे छोटे रेजिडेंशियल प्लॉट्स वहाँ पर हाई राइजेज और बड़े बड़े प्लाजाज बने हुए हैं, हम ये समझ सकते हैं कि आपका जो दौर है अगर वो फरवरी तक रहता है तो उसमें ये मसला हल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, रेगुलराइजेशन हो जाएगी इंशाल्लाह। रेगुलराइजेशन जिसकी भी हो सकती है कानून के मुताबिक, अगर वो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो करेंगे, हम वो कर सकते हैं। लेकिन वैसे ये जो पावर दूसरी दी गई हैं, देखें वो है कि कॉन्टिन्यूटी पॉलिसी की, अगर किसी वजह से जिस तरह सीसीआई ने किया जी कि पहले डिजिटलाइजेशन हो, फिर आप सेंसस कर लें, फिर उसके बाद हल्का बंदियाँ करेंगे, उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान अपनी डेट देंगे ताकि ज़्यादा दे नीड अबाउट 2 मंथ्स सारा फाइनल करने के लिए। तो उसमें ये पावर इसलिए दी गई कि अगर, क्योंकि आपने देखा है SIFC आपने देख लिया, उसके बाद आपने लिम्स को देखा कि उसके लिए बहुत ज़्यादा चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिम मुनीर उसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से इंटरेस्टेड है कि उसको लेके आगे चला जाए, इकॉनमी को रिवाइव किया जाए। और ये सीधी बेस्ट वे हर दफ़ा होता है जी, मदद कर दें। नाउ दे वांट इन्वेस्टमेंट। अभी जो वलीअहद आ रहे हैं सऊदी अरब के, आप देखें कि ये कितना बड़ा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। व्हेन ही कम you will see the lot of investment is coming. सही। अब we expect कि 20-25 अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी, इससे पाकिस्तान रोजगार होगा, इंडस्ट्री लगेगी, डेवलपमेंट होगी, एग्रीकल्चर में, माइंस में, IT में और डिफेंस प्रोडक्शन में, तो इससे पूरी सोसाइटी को फायदा होगा। ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं, 20 से 25 अरब डॉलर पाकिस्तान की डोलती मईशत। शहबाज शरीफ साहब के दौरे इक़्तिदार में वो हमें बता रहे थे जब 1 अरब सवा अरब की बात थी, 9th रिव्यू 10th रिव्यू की बात चल रही थी, वो नहीं मिल रहा था और वो कह रहे थे कि नाक से लकीरें निकलवाई हुई हैं IMF ने, और वो 1 अरब सवा अरब की बात थी और यहाँ पर 20 से 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। हम तो दुआगो हैं कि ये हो जाए। अब आ जाते हैं सर उस मामले की तरफ कि जाहिर है कि जो निगरान हुकूमत है उसका काम इंश्योर करना है, इलेक्शन कमीशन को साथ कोऑपरेट करना है, एक ऐसी फ़िज़ा बनानी है कि जिसमें ट्रांसपेरेंट इंतखाबात, साफ़ और शफाफ गैर जानिबदार तरीके से इंतखाबात और इक़्तिदार की मुंतकिली एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत से दूसरी मुंतखब जमहूरी हुकूमत तक हो जाए। इसके लिए ऑब्वियसली बहुत सारे कंसर्न्स भी मौजूद हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद हम एक स्पेशल किस्म की इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक क्रैकडाउन 9 मई के बाद हुआ, बहुत सारे वाक़यात। अब जो कराची का मामला है या सिंध का मामला है, वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कहती है कि हमें जो है वो हमारे लोग गिरफ्तार हैं, उनको गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है। हलीम आदिल शेख का मामला हो, दीगर लोगों का मामला हो, तो तहरीक इंसाफ को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और उनके कंसर्न्स दूर हों, उसके लिए निगरान हुकूमत सिंध और ख़ास तौर पर आप निगरान वज़ीर दाखिला के तौर पर क्या कर रहे हैं? देखें, एक तो बड़ी क्लियर है, कोई पॉलिटिकल विक्टिम कम से कम सिंध में बिल्कुल हम नहीं कर रहे हैं, वी आर वेरी क्लियर।
अगर 144 की कोalition करती हैं, औरतें, बच्चे करते हैं, सिर्फ़ उनको वहाँ से उठा के थोड़ी देर के बाद फ़ौरन रिलीज़ कर देते हैं। जस्ट टू वार्न देम कि आप ये ना करें, आपके पास 144 सेक्शन है। अगर वो मेल इन इन जो पर्सन्स करते हैं, उनको भी मेरे ख़्याल में 1-2-3 दिन में ज़मानत हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं होती है। हलीम आदिल के ऊपर बहुत क्रिमिनल केसेस बने हुए हैं और वो जब अभी आए हैं तो मेरे ख्याल में इस वजह से अरेस्ट हुए हैं, बट इसमें कोई पीटीआई का चक्कर या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का चक्कर सही। नहीं है। बिल्कुल ये अननेसेसरी ये एक बात फैला दी जाती है, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये आप क्लियर रखें इन बातों को। सिंध में वैसे भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी नहीं हुई है, अभी भी उसी तरह सब कुछ कंट्रोल है और आप अपनी रूटीन के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो ये एक स्पेकुलेशन की जाती है, जान के बात को फैलाया जाता है, हवा दी जाती है कि जी ये हो गया, जबकि आपको अगर 144 है तो जस्ट डोंट बी इन द आप ग्रुप ऑफ 4 से ज़्यादा होंगे तो आपको पुलिस अरेस्ट करेगी, लेकिन इवन देन 2 दिन के बाद उनकी बेल हो जाती है। फैमिलीज़ को वैसे ही हम तंग नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी क्लियर, सिंध में तो बड़ा क्लियर ये चल रहा है सिलसिला। सही सर, जो इलेक्शनियरिंग है उसके प्रोसेस में माहौल तो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जलसे जुलूस होते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, रैलियां निकाली जाती हैं और ये सारा माहौल कोई हम आज से देखते नहीं आ रहे पाकिस्तान की तारीख में जब भी इंतखाबात होते हैं। अब जो दफ़ा 144 का नफाज है, इसकी क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है? ये कब तक ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ उन्होंने अपने रीच आउट करना है, लोगों को इकट्ठा करना है, उन तक अपना पैगाम पहुँचाना है और दफ़ा 144 का मतलब तो ये है कि वो इकट्ठे नहीं हो सकते। तो अब जाहिर है कि जब निगरान हुकूमत कायम हो जाती है तो हम ये समझते हैं कि तिबले जंग, सियासी तिबले जंग जो है वो बज चुका, बिगल बज चुका और अब एक सियासी मार्का होने जा रहा है, तो उसकी एक्टिविटी तो रुक जाएगी जब सेक्शन 144 होगा। ईशा देखें, बात यह है कि जब भी इलेक्शन अनाउंस होते हैं उसके 2 या 3 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। अब जो कांट से कि जी ये 6-7 महीने इसी तरह चलता रहे, जलसे जुलूस निकले और कारोबार स्टॉप होता रहे, जो ही इलेक्शन कमीशन की डेट अनाउंस होगी उसके बाद इट विल बी ऑल फ्री फॉर ऑल। दे कैन हैव द इलेक्शन कैंपेन, दे कैन हैव द जलसा, दे कैन हैव द कॉर्नर मीटिंग, नोबडी विल स्टॉप। बट अगर आप 1 साल पहले ही शुरू कर देंगे तो ये ओवरऑल प्रॉब्लम होती है, आपको लोगों को इनकन्वीनियंस होती है। फिर कराची में लॉ एंड ऑर्डर की खासतौर पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें तो अभी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो कराची में पहले होते रहे हैं, तो इसलिए ये आवाम की भलाई के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी फैमिलीज़ की प्रोटेक्शन के लिए हम ये करते हैं, इनको ठाव नहीं देते। लेकिन जिस तरीके से 2 महीने रह जाएंगे, इलेक्शन की डेट आ जाएंगी, देन फुल पूरी आउट ऑफ द वे हम जाके इनको प्रोटेक्शन देंगे, अपने इलेक्शन जल्द से जो करने हो जरूर करें। सही। आप मुझे ये बताइएगा कि जाहिर है कि आप लोगों ने तो अभी हल्फ उठाया, अभी तो आप लोगों ने ब्रीफिंग्स भी मुकम्मल तौर पे इदारों से नहीं ली होंगी, आप उस पोजीशन में नहीं होंगे कि आप वो जवाब दे सकें जिसकी तवक्को कोई भी शख्स जो है वो बैठा हुआ हुक्मरानों से करता है, लेकिन अब आप भी हुक्मरानों में आपका शुमार हो चुका है। मुझे ये बताइएगा कि जो बिजली के बिल हैं उनमें इजाफा, उसकी वजह से अब एक ख़ास किस्म की सूरत हाल का सामना है। जमात इस्लामी ने भी पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी है। हाफिज़ नईम साहब जो हैं वो इस हवाले से जो बातें कर रहे हैं वो आपके इल्म में होंगी। बिजली के मीटर उतारने कोई आया तो उसके साथ क्या होगा, उसके हवाले से जिस किस्म का एक टेम्परामेंट और एक टेम्परेचर राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 सितंबर की कॉल है पहिया जाम हड़ताल की। इन तमाम मामलात में जब लोग सड़कों पर आएंगे और पीपल्स पार्टी खुद जो कि हुक्मरान थी उसने भी इस पर एहतजाज की कॉल दे दी, हालांकि ये फैसले भी वो करके गए थे, तो इस सारी सिचुएशन को आप कैसे डील करेंगे? देखिए, यही एक डायकोटमी है कि एक तो आप पहले सीसीआई में सब पार्टीज मिलके साइन करती हैं कि जी ऐसे होना चाहिए। उसके बाद अब आपने अपने वक़्त में सारी प्राइस बढ़ाई है। आपने बिजली की, डीज़ल की, पेट्रोल की, गैस की कीमतें बढ़ा दी। अब आपने पीएमएल-एन भी एहतजाज वहाँ पर कर रही है, यहाँ दूसरी पार्टीज भी कर रही हैं। खुद सोचना चाहिए कि इसके लिए क्या दूसरी हुकूमतें, मिसाल के तौर पे मैं 16 महीने की हुकूमत में आपने अवाम को रिलीफ देने के लिए क्या एक्शंस किए, नंबर 1। नंबर 2 ये बात है कि हमने इन हाउस हमें ठीक करना चाहिए। जो मैं बार-बार कहता हूँ कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, दे डोंट आस्क कि आपने अवाम पे बोझ डालना है। अवाम को वो कहते हैं जी हमें जो हम आपको लोन दे रहे हैं, आपकी कैपेसिटी है कि हमें आप वापस कर सकें। और उसके दे वांट कि जी हमें अगर लेट्स से लास्ट में उन्होंने कहा 212 रुपए चाहिए। क्या हम अपने किटी से इसको अरेंज कर सकते हैं? व्हिच इज़ डूएबल। एफबीआर में 2000 से 3000 हमारा टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स चोरी हो जाता है। स्टेट कॉर्पोरेशन में 800-900 अरब रुपए लगाते हैं। रेलवे, पीआईएस, ये स्टील मिल और जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, हमें उसके ऑस्टेरिटी ड्राइव हमें करनी है। हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत है।
ताकि हम खुद कहें जी हमें टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है 200 अरब रुपए, हम अपने ये हमने अरेंजमेंट्स किए हैं, हम इसको रिकवर कर देंगे, दे विल वेरी हैप्पी। आई थिंक द फेडरल गवर्नमेंट जो है अभी फिलहाल उनसे मेरे ख्याल में रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट कर रही है एंड देन गिविंग एन अल्टरनेटिव मीन कि हाउ वी आर गोइंग टू रिकवर दिस मनी टू मेक अप द डेफिशिएंसी व्हिच दे वांट के दे शुड बी एश्योर्ड, ये पैसा होना चाहिए। तो आई थिंक ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए भी हमें ज़रूर गौर करना चाहिए। आई एम श्योर कि जो मौजूदा हुकूमत है, इससे पहले ज़्यादा काम तो उनका था, दोनों हुकूमतों का, कि उन्होंने क्या किया। ऑस्टेरिटी ड्राइव हम करते नहीं हैं, अपने सही खर्चे है। हम जो है खर्चे करते नहीं हैं, तो ये चीज़ें हमें ज़रूर करने की ज़रूरत है। सर अब इस सेगमेंट का वक्त कम रह गया, मैं टुवर्ड्स द एंड आपसे दो अहम मामलात, एक तो ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी है, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो चाहिए होती है इलेक्शंस के लिए, आप कब तक एनविजिज कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा एक पुरअमन माहौल सियासी जमातों को और शहरियों को मिलेगा कि वो इस सियासी एक्टिविटी में हिस्सा ले सकेंगे। दूसरा ये कि सैलाब जो है वो सिंध का बड़ा अहम मामला है और ये वो वक्त है जिस वक्त डाउन स्ट्रीम जो है प्रेशर बढ़ जाता है। गुज़श्ता साल की सैलाब की तबाहकारियाँ उससे अभी तक नबरदाज़मा थे, ये क्या सिचुएशन है इस वक्त, और जो निगरान हुकूमत है सिंध की, वो जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे रिहेबिलिटेशन के या रिकन्स्ट्रक्शन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे, उनकी क्या इस वक्त अपडेट है? देखें, लॉ एंड ऑर्डर की बात ये है कि आई एम पॉजिटिव कि अभी एक हफ्ते में जब ये डस्ट सेटल हो जाती है, एसपी डीआईजीज और ये सब लोग सेटल कराची में और इंटीरियर सिंध में हो जाते हैं, तो हमारी प्रायोरिटी कराची की तो बड़ी क्लियर है और वो पॉलिसी है कि हमने स्ट्रीट क्राइम को बिल्कुल किसी हालत में भी हमने एक्सेप्ट नहीं करना और हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने किस तरीके से करना है। नंबर 2, जो हमें एक नारकोटिक्स की प्रॉब्लम जिसकी वजह से भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होती है कि बच्चों में जो हमारी 65% यूथ है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में किस तरीके से ये फैल रही है आइस, और उसके बाद ये ड्रग दूसरी किस्म की, गुटखा जो चल रहा है, कहाँ से ये आता है, कहाँ फैक्ट्री में बनता है, कौन इसके ट्रैफिकर्स हैं, कौन इसके हैंडलर्स हैं, कौन फैसिलिटेटर्स हैं। वी आर ऑन इट, हमने बहुत तैयारी कर ली हुई है। द डे आर पीपल आर सेटल ऑन ग्राउंड, इमीडिएटली वी आर गोइंग टू लॉन्च इट। सही इसी है। तरीके से जो दूसरी आपका क्वेश्चन था ये इसके बारे में, सैलाब सेकंड के क्वेश्चन क्या था? सैलाब सैलाब के, के सैलाब का देखें जो काम चल रहा है इट विल कंटिन्यू, वी कांट से कि इसमें 6 महीने का, ये 4-3 महीने का गैप आ जाए। तो वो जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मिनिस्ट्री जो कर रही है, दे विल कंटिन्यू डूइंग इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी विदाउट कटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है वो करने के। जो काम शुरू हुए कंटिन्यू करेंगे, जब तक हैं जब तक उसी तरीके से करेंगे। उसके बजाय है कि वी वांट टू सी टेल टू पीपल कि हमारे हमने क्या कंट्रीब्यूशन की है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की है विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर। सबसे बड़ी ये, हमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, हमने कोई वोट नहीं लेना, अपना काम करना है और आवाम को हमारी कारकर्दगी बड़ी क्लियर नजर आ जाएगी। सही। अब वक्त मिल ही गया तो एक सवाल का और भी जवाब लगे हाथों देते जाएं कि गुज़श्ता रोज़ एक अजीब व गरीब खबर हमने देखी कि कराची में एक शेर निकल आया, बेकाबू हो गया और वो शराय फैसल पर घूमता फिर रहा है और लोग उसके साथ सेल्फियाँ भी बना रहे हैं, उसके साथ टिकटॉक और वीडियोस बना रहे हैं। ये सारे मनाजिर थे, लेकिन ये तो एक वो इमेजेस हैं जो हमारे सामने आए ना। आई एम श्योर कि ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, गुज़श्ता तकरीबन चंद माह पहले की बात है, इस्लामाबाद में भी इस किस्म का एक हाउसिंग सोसाइटी में वाक़या पेश आया। तो ये इसका पता चला पाए कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द मैटर? मैटर यही है कि इसको मुझे अभी तक वो एक आध दिन में क्लियर हो जाएगा। इंक्वायरी हो रही है, वाइल्ड लाइफ वाले कर रहे हैं कि ये वाकई इलाज के लिए जा रहे थे या इसको सेल करने ले जा रहे थे, क्योंकि इसका बड़ा बिजनेस चलता है। वाइल्ड लाइफ को आई थिंक चीफ मिनिस्टर ने बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर है इसके ऊपर जी, कोई ऐसा वाइल्ड एनिमल जो होता है उसका एक बहुत प्रोसीजर है लाइसेंस इशू करने से पहले। उसका एक पिंजरा कैसा है, केज, उसकी पैरामीटर सारे कैसे हैं, फुल प्रूफ सिस्टम कैसे की, ये पूरी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को जाके चेक करता है, वेरीफाई करता है, स्पेक्स के हिसाब से उसका कितना वो होता है, तो फिर अलाउ किया जाता है। एट टाइम ये छुप छुपा के जो करते हैं, अब उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। ये भी शेर जो है चिड़ियाघर में छोड़ दिया गया है। उसके बाद जो भी इसके ओनर्स थे, उसके हैंडलर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और एक इशू इंस्ट्रक्शन की जा रही है कि आइंदा के लिए कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें अवाम को थ्रेट हो, क्योंकि इट वॉज डोमेस्टिकेटेड, तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई वाइल्ड टाइप हो तो वो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो वाइल्ड लाइफ इज मेकिंग अ पॉलिसी, चल वेरी सून ये बड़ी सख्त चेकिंग करेंगे, ऑन स्टॉप जाएंगे जहाँ रिपोर्ट मिलेगी और वो सारे एनिमल्स
जो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट के पे कर लिए जाएंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस साहब निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने आज एक बड़ी क्लैरिफिकेशन दी है कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से चल रहा है कि उनके करीबी समझे जाने वाले टॉप ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान उनके ख़िलाफ़ नैब की कोई तहकीकात खुल गई हैं। वो कहते हैं कि इसमें कुछ मामला तो ज़ाहिर है कि होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा होक्स जो है वो क्रिएट की जा रही है, जो अफवाह साजी है वो ज़्यादा की जा रही है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो है वो हम बात करेंगे इस वक्त आइनी और कानूनी मामलात पाकिस्तान में, इलेक्शन का इनेकाद, मुख्तलिफ सियासी जमातें कहाँ खड़ी हैं और क्या पाकिस्तान में एक नई वकला तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है। और सदर पाकिस्तान को जो जवाब वजारत कानून की तरफ से दिया गया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUIF से, वो हमारे साथ मौजूद होंगे और हसन रज़ा पाशा साहब पाकिस्तान बार काउंसिल से बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 224 वाज़े तौर पर कहता है कि अगर कोई भी असम्बली अपना मुद्दत पूरी करने से पहले तहलील हो जाए तो फिर 90 रोज़ में आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनकाद लाजमी है। और इस हवाले से आइन का आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 सदर मुमलिकत को ये डायरेक्शन देती है कि जब वो असम्बली तहलील कर दें तो उन्होंने दो काम करने हैं। एक, उन्होंने केयर टेकर काबीना का ऐलान करना है, उसको अपॉइंट करना है, और इसके अलावा उन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना है। अब अपने इस इख्तियार को इस्तेमाल करने के लिए सदर मुमलिकत ने 23 अगस्त को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को एक ख़त लिखा था और उसमें उन्हें कहा था कि आप आ जाएं, मुशावरत की जाएगी और 24 अगस्त को मुलाकात के बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाएगा। उसके ऊपर रिफ्यूज़ कर दिया मीटिंग करने से सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, और इलेक्शन कमीशन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्योंकि अब इलेक्शन एक्ट 2017 उसमें तरमीम हो चुकी है और अब ये इख्तियार सदर मुमलिकत का नहीं रहा। अब सदर मुमलिकत ने इसके ऊपर वजारत कानून से राय मांगी थी कि क्या अब वाकई आइन के तहत दिया गया हुआ मेरा यह इख्तियार कि एक कानून साजी के ज़रिए तब्दील कर दिया गया है, एक सिंपल मेजॉरिटी से पास किया हुआ कानून किस तरीके से 2/3 अक्सरियत का जो आइन है उसमें दिया हुआ इख्तियार उसको तब्दील कर सकता है। वजारत कानून ने भी हैरान कुन तौर पर आज जो जवाब सदर मुमलिकत को भिजवाया है उसमें सदर मुमलिकत को यह बताया गया है कि अब इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है, ना कि सदर मुमलिकत का। इसके अलावा भी बहुत से इस वक्त आइनी कानूनी मामलात उलझे हुए हैं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर हैं JUIF के, माहिर कानून हैं, आइन को समझते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप मुझे पहले बताइएगा कि क्योंकि आपकी जमात जो है वो भी मौजूद थी सेनेट और कौमी असम्बली से जब इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल पास किया गया, तो क्या इस बिल के ज़रिए एक नॉर्मल एक लेजिस्लेशन के ज़रिए आइन में दी गई हुई प्रोविज़न को तब्दील किया जा सकता है? बल्कि ये इसमें ऐसा है कि ये जो कमेटी थी मैं उसका मेंबर था, जमात तो मौजूद थी मगर मैं उस कमेटी का मेंबर था और इस प्रोविज़न को अलग से लिया गया था। ये प्रोविज़न अलग से इलेक्शन कमीशन की फरमाइश पे बन के आई थी। इसमें जो इसका जो बिगनिंग है, जो इसके इब्तिदा है, उस वक्त सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन के अल्फाज से नहीं होती थी। इस कमेटी को नवीद कमर साहब उस वक्त चेयर कर रहे थे और ये जो सेक्शन 57 वाली जो अमेंडमेंट है, ये सिर्फ सिंगल अमेंडमेंट आई थी, ये बाकी रिमेनिंग अमेंडमेंट्स के साथ नहीं थी जहाँ तक मुझे याद है। तो उसमें फिर हमने जानबूझ के सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन डलवाया था, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी मगर हम कॉन्शियस थे उस वक्त भी, मैं खुद कॉन्शियस था और डलवाया भी मैंने था। मैं कॉन्शियस था कि बाद में इसको मिस इंटरप्रेट किया जाएगा, गलत तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो इसमें ऐड करवाया गया था। और अगर ऐड न भी करवाया जाता तो हर चीज़ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन होती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है मदर लॉ है और सदर का यहाँ पे इख्तियार है 48(5) में, और ये वजारत कानून की राय भी दुरुस्त नहीं है, इलेक्शन कमीशन की राय भी दुरुस्त नहीं है। और उस दिन जब मीटिंग हुई थी JUI की इलेक्शन कमीशन के साथ, मैं कोयटा से वीडियो लिंक पे ज्वाइन मैंने किया था और उस वक्त भी मैंने उनको ये कहा था कि ये 48(5) में जो है ये आप ये इख्तियार सदर साहब का है। सही, ये आप बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं नवीद कमर साहब के हवाले से,
क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जुमे के रोज़ जो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास किया, उसके बाद जो कुछ चीज़ें और बातें उनकी तरफ से सामने आई, उन्होंने कहा कि आइन जो है वो मुकद्दम है, आइन पाकिस्तान आर्टिकल 224, 90 दिन, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अगेन पीपल्स पार्टी का एक ड्यूबियस रोल हमें नजर आता है। नवीद कमर का इसमें कोई कसूर नहीं है ना, उसने एग्री किया था इस बात से। 57 को जो हमने अमेंड किया था, नवीद कमर साहब ने भी उससे एग्री किया था। तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन है, और जब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर हर चीज जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, पहले कॉन्स्टिट्यूशन है देन वो है। तो नवीद कमर को भी कोई ब्लेम नहीं कर सकता, ना उसमें कमेटी में बैठे हुए ताज हैदर साहब थे और दूसरे दोस्त थे, तो किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। हमने कॉन्शियसली उसमें ऐड किया था, और वो आज भी लीगल पोजीशन यही है कि 48(5) जो है वो फाइक है, और वो फाइक रहेगी अनलेस कि उसको कोई 2/3 अक्सरियत से अमेंड कर। सही। हसन रजा पाशा साहब, आपने कामरान मुर्तज़ा साहब की बात भी सुनी। ये जो आइन में दिया गया इख्तियार है उसको एक कानून साजी, एक मातहत लेजिस्लेशन के ज़रिए तब्दील किया जाना और फिर वजारत कानून का भी उसके ऊपर ये मौक़िफ़ लिया जाना, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखें, सेक्शन 57 जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, वो पहले ये था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डेट अनाउंस करेगा आफ्टर कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये तरमीम हुई तो उसमें प्रेसिडेंट साहब के इख्तियार को जो है वो हज़फ कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रहना दिया गया। लेकिन जिस तरह कामरान साहब फरमा रहे हैं कि उसमें सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, तो ये बड़ी वाज़ेह बात हो गई है, और आर्टिकल 48 सब क्लास 5 में ये क्लियर है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करेगा। और ये एक जनरल प्रिंसिपल है जूरिस्प्रूडेंस का भी कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है और बाकी जो लॉ है, ऑर्डिनरी लॉ, उस पे कॉन्स्टिट्यूशन उसने प्रिवेल करना है, और कॉन्स्टिट्यूशन को ये अपर हैंड है कॉन्स्टिट्यूशन का कि उसमें लिखी गई जो बात है वो हरफ आखिर होगी। तो मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पहले तो उनको ये लिखनी नहीं चाहिए था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप मेरे साथ आए और कंसल्टेशन करें, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हो गई है, उनको कंसल्टेशन की जरूरत नहीं थी, और ये ओवर डूइंग की गई है उनकी जानब से, और मैं समझता हूँ कि ये उनकी जानब से भी डिलेइंग टैक्टिक्स है। और दूसरा, वो लॉ मिनिस्ट्री को लिखा गया जी आप हमें इस पे करें। उन्होंने क्यों लिखा, जबकि प्रेसिडेंट हाउस में एक अपना लीगल सेक्शन है और उसमें जो उसको हेड कर रहे हैं इनके चीफ एडवाइजर ऑन लीगल साइड, वो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, हाई कोर्ट लाहौर के वो चीफ जस्टिस रहे हैं, और वैसे भी फौज जफर मौज उनके वहां पे पैनल पे मौजूद है, तो उनको वहां नहीं लिखना चाहिए था, बल्कि अपने उससे एडवाइस लेके तो फिर कदम उठाते। और मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद सदर मुमलिकत कुछ लोगों को खुश कर रहे हैं और कुछ को राजी कर रहे हैं, और मामलात को लिंगर ऑन वो भी बिल्कुल। सदर मुमलिकत का जो कंडक्ट है वो 2 बिल्स के ऊपर साइन करने ना करने का मामला, उस पर अगर एतराज़ात थे वो सामने क्यों नहीं आए? उससे पहले वो ट्विटर के ऊपर जारी करते रहे जब जब उनके एतराज़ात थे। बहुत अहम सवालात मौजूद हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जिस वक्त जवाबी ख़त में, वो खुद एक आइनी इदारे के सरबराह हैं, आइन को मुकद्दम समझना चाहिए था, उनको भी मालूम होगा ये जो बातें आप दो कह रहे हैं कि मातहत लेजिस्लेशन के ज़रिए आइन को तब्दील नहीं किया जा सकता। तो राजा साहब जो हैं उन्होंने जवाबी ख़त जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब गया सदर मुमलिकत को, उन्होंने इस बात का सहारा ले लिया। क्या ये ग्राउंड इनफ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला जाता है तो इसको नॉक डाउन कर दिया जाएगा, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई रेफरेंस भी इस बेसिस पे आ सकता है? देखिए, ये रेफरेंस तो मैं नहीं कह सकता, इस बेसिस पे आ सकता है क्योंकि किसी की अंडरस्टैंडिंग है, उनकी मुमकिन है कि हमारी दोनों की अंडरस्टैंडिंग गलत हो और उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो कानून के बारे में, मगर हम अपनी बात पे इंसिस्ट करते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ना सिर्फ ठीक है बल्कि यही परवेल करेगी। अगर इसको किसी बड़े पैनल के सामने भी रखा जाए या इवन कोर्ट में भी ले जाया जाए, हम इस पे इस वक्त तक इंसिस्ट करते हैं जब तक कोर्ट इसके कोई कॉन्ट्ररी ऑर्डर न करते। मगर इस बात पे रेफरेंस फाइल नहीं हो सकता, मगर दो तीन बातें हैं। एक बात यह है कि लीगल प्रोविजन जो है ना वो बिल्कुल वाज़ेह है 48(5) की। दूसरी बात यह है कि सदर की, मैं उनसे खुद इख्तलाफ करता हूँ सदर साहब से, मैं बिल्कुल जो है ना शायद
बहुत ज़्यादा इख्तलाफ करता हूँ। आप कहें कि अगर नापसंदीदगी की हद तक जो है ना मैं इख्तलाफ करता हूँ, मगर सदर के ऑफिस का एक तकद्दुस हुआ करता है, गो कि उन्होंने खुद भी उसको बरकरार नहीं रखा। वो अगर कोई ख़त आता है तो उस तकद्दुस की खातिर दूसरे दस्तूरी अदारे के सरबराह को चले जाना चाहिए था और ये जाके बता देना चाहिए था। हमारा मसला ये है कि जिस तरह से सदर साहब ने पहले तमाशा लगाए रखा ट्वीट के जरिए, उस तरह से और बाकी जितने भी अदारे हैं वहाँ से भी तमाशे इसी तरह के लगाए रखते हैं। शायद हमको दुनिया की जो पूरी दुनिया है जिसको वर्ल्ड कहते हैं, उसमें हमको अपनी इज्जत का और उसका कोई पास नहीं रहा, और हम ऐसी हरकतें करते हैं कि लोग जब सुनते होंगे या इस बात को समझते होंगे कि हमारा प्रेसिडेंशियल ऑफिस क्या कर रहा है, हमारा इलेक्शन ऑफिस क्या कर रहा है, तो वो उंगलियां जो है अपने मुंह में दबा देते होंगे। सही। अब ये भी आपने थोड़ी देर पहले जो बात की थी जिसमें आपने बताया कि जो आर्टिकल 57 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, इसमें जो तरमीम सेक्शन 57 जो है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसमें तरमीम इलेक्शन कमीशन लेकर आया था। ये सियासी जमातों ने नहीं तजवीज़ की थी, बल्कि उन्होंने कहा था कि इस पे स्पेशल कमेटी बनी थी। अगर मेरी याददाश्त दुरुस्त है तो मैं अगर गलत नहीं हो रहा तो इस पे स्पेशल कमेटी बनी थी और JUI की तरफ से मैं शामिल था। पीपल्स पार्टी की तरफ से जो मुझे हजरात याद आ रहे हैं, नवीद कमर साहब उसको चेयर कर रहे थे, दूसरे सेनेटर उनके हैदर साहब जो हैं। लेकिन ये तरमीम तजवीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की थी जहाँ तक मुझे याद है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपको नहीं लगता कि इसमें बदनीयती की तरफ से भी आई हो? तो मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करता, क्योंकि मुमकिन है कि ऐसी बात ना हो, क्योंकि इसमें जाम साहब बैठते थे लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से, ये भी मुमकिन है कि उनकी तरफ से आई हो, मगर मेरा अंदाज़ा है क्योंकि स्पेशल कमेटी बनी है तो वहीं से आई होगी। और आमतौर पर ये कोई अजनबी की बात नहीं होती। जिस महकमे को या जिस अदारे को कोई कानून में तरमीम मकसूद होती है, वो तजवीज़ करके भिजवाता है और उसके बाद पार्लियामान का इख्तियार होता है कि वो उसके साथ एग्री करे या ना करे। सही, क्योंकि लोगों के इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं और सियासी जमातों के ख़ुद भी हैं, आपके ख़ुद भी हैं, कि कानून साजी के लिए जो ड्यू प्रोसेस है वो जो फॉलो किया जाना था वो नहीं किया गया। हसन रज़ा पाशा साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब एक और मसला जो है वो इस वक्त दरपेश है और सियासी जमातों की मुख्तलिफ आरा इस पर मौजूद हैं। आइन का आर्टिकल 51(5) वो ये कहता है कि कौमी असम्बली जो है उसमें नशिस्तें, उसकी तकसीम वो कैसे होगी जब नया सेंसस अनाउंस किया जाएगा, लेकिन वो टाइम बाउंड आर्टिकल या प्रोविजन नहीं है, वो वक्त का तयन कैद नहीं बताती कि इतने वक्त में करना है, जबकि आइन का आर्टिकल 224 जो है वो क्लियरली शेल का लफ्ज इस्तेमाल होता है, कहता है 90 दिन में करवाने हैं इंतखाबात। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून है, बाकी सियासी जमातें हैं, अदर देन 3 पॉलिटिकल पार्टीज, वो तो खड़े हैं इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के साथ 17 अगस्त से 14 दिसंबर हल्का बंदियों का। 3 जमातें हमारे सामने आई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PTI और जमात इस्लामी, जो कहती हैं कि नहीं 90 दिन में इंतखाबात जो हैं वो, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी भी है। ये जमातें हैं जो कह रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक टाइम बाउंड आर्टिकल को सुपरसीड कर सकता है एक ऐसा आर्टिकल या ऐसी प्रोविजन जिसमें वक्त की कैद का तयन नहीं है? बिल्कुल ठीक है। अगर वो उन्होंने ये डिलिमिटेशन करना है तो इतने जो मुकर्रर दिन हैं उनमें मुमकिन है। मुझे ये पता चला है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जब मिली हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि आप डिलिमिटेशन भी जारी रखें और साथ ही शेड्यूल दे दें इलेक्शन का विद इन 90 डेज का, और वो प्रोसेस भी शुरू करें। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई कदर नहीं लगाई गई कि आप पहले डिलिमिटेशन करें फिर इलेक्शन प्रोसेस शुरू करें, साथ साथ चल सकता है। और दूसरी बात जो बड़ी अहम है, वो आप अफरादी कुव्वत में इजाफा करके डिलिमिटेशन का प्रोसेस जहां 120 डेज का आप कह रहे हैं, वो आप 30 डेज में भी कर सकते हैं, मुमकिन है। देखिए, आप जब भी 90 डेज के आगे जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉक लगा हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। फिर एक ऐसी रवायत बन जाएगी कि जो आने वाली हुकूमतें हैं, ये एक डिकेड्स तक ये सिलसिला चलता रहेगा कि ये जी हम जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो 10 महीने रह सकती है, 12 महीने, फलां साल से फलां साल उन्होंने इतना अरसा गुजारा। ये क्यों ऐसी प्रेसिडेंट्स बनाना चाहते हैं जो कि हमारे मुल्क के लिए किसी तौर पर भी सूटेबल नहीं है? सही। वाहिद सर, अब हसन रज़ा में इलेक्शन है।
हसन रज़ा पाशा साहब, आपने जो बात की कि दोनों चीज़ें या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़, खासतौर पे पीपल्स पार्टी का हमने देखा कि उन्होंने जो गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने ये तासुर दिया था कि शायद दोनों काम इकट्ठे चल सकते हैं इलेक्शन शेड्यूल। लेकिन अगर मैं कैंडिडेट हूँ, मैंने इंतखाबात लड़ने हैं, अभी मेरे हल्के की जो है हल्का बंदी डिलिमिटेशन नहीं की गई, वोटर लिस्ट मुरतब नहीं की गई, मैं क्या कैंपेन करूँगा, मैं कैसे रीच आउट करूँगा, ये कैसे मुमकिन है कि ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड हो सकें? देखिए, वोटर लिस्ट तो अप टू डेट है। मैं नहीं समझता जो भी नादरा के उसके मुताबिक इंटरलिंक किया गया है और जो उस पे बनता है वो, और जो कोई अगर रह जाए तो वो स्पेसिफिक टाइम दिया जा सकता है। बात प्रोसेस, पूरे की प्रोसेस की बात कर रहे हैं। वोटर लिस्टें जो हैं वो मैं नहीं समझता कामरान साहब जो है वो यहाँ तशरीफ रखते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट भी करते हैं, ये भी इस बात को शायद ये सेकंड करेंगे कि वोटर लिस्टों का प्रॉब्लम नहीं है। डिलिमिटेशन जब होनी है तो उसमें भी कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं होना, एक आध यूनियन कौंसिल या 2 यूनियन कौंसिल इधर उधर होंगी। तो आप प्रोसेस को अगर जारी रखने, मकसद ये है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक ऑब्लिगेशन है उसको आपने पूरा करना है, और वो है 90 डेज। आज देखें, इससे पहले ये था कि जब पीडीएम की हुकूमत खत्म हुई तो उस वक्त मेजॉरिटी पार्टीज ये कह रही थी कि नहीं जी ये आगे भी जा सकता है और लंबा भी हो सकता है। लेकिन आवाज आई पीपल्स पार्टी से, फिर जेयूआई से आवाज आई, और फिर मुस्लिम लीग नून से भी अब आवाजें आ रही हैं। कल मैं एक प्रोग्राम में सेनेटर जावेद अब्बासी साहब थे, उन्होंने 90 डेज पे इतना जोर दिया है कि मैं हैरान हो गया कि ये किस तरह। तो मैं समझता हूं कि शायद पॉलिटिकल पार्टीज में अब ये चीज आ गई है कि नहीं, ये मौका है और इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। उनको लग रहा है कि शायद कुछ मामलात इनके हाथों से छूटे जा रहे हैं, और ये रियलाइजेशन जो है इसी की वजह से 90 डेज पे अब देखिए, बड़े दिनों से जेयूआई कर रही है, बड़े दिनों से पीपल्स पार्टी कर रही है, मुस्लिम लीग नून ने भी करना शुरू कर दिया गया। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये जेयूआई में कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, वीडियो लिंक के जरिए उन्होंने ज्वाइन भी किया था उस इजलास को। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, जो प्रेस रिलीज़ मेरे सामने मौजूद है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज़ है। वो ये कहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मशावरती वफ़द ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन का इनकाद आइन का तकाजा है, लेकिन अब चूंकि मरदमशुमारी के रिजल्ट सरकारी तौर पर शाया हो चुके हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को पहले हल्काबंदी का अमल मुकम्मल करना चाहिए। क्या आपने यही कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है? उसके लो स्टाफ से कंफर्म करना चाहते हैं, मेंबर्स जो मौजूद थे उनसे कंफर्म करना चाहते हैं, चीफ साहब जो मौजूद थे उनसे कंफर्म करना चाहते हैं। मैंने 3 बातें की थी, मैं आपको जो ना दोहरा देता हूँ। एक, मैंने कहा था कि अपनी इज्जत को भी रखिए और हमारी इज्जत को भी रखिए, 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करिए। एक बात, ये बिल्कुल क्लियर टर्म्स में बात की गई थी। दूसरी बात कि आर्टिकल 48(5) जो है बिल्कुल क्लियर है, यहाँ ये दुरुस्त नहीं हो रहा, ये दूसरी बात। तीसरी बात, जो सेक्शन 17 के हवाले से ये जो डिलिमिटेशन वाली बात है, जिसमें टाइम फ्रेम है, फिर वो कहते हैं कि जी 120 डेज लगते हैं। मैंने उनको उसमें तजवीज़ ये दी थी कि ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि ये आपका है, मगर इसको अमेंड करिए 1 टाइम, इसमें सनसेट क्लास डलवाइए, बाय ऑर्डिनेंस जो है ना सदर को तजवीज़ दीजिए कि ये सेक्शन 17 में अमेंडमेंट आ जाए, और जिस काम के लिए 1 महीना मुकर्रर है उसको 1 हफ्ते के अंदर आप कंप्लीट करिए। इस तरह जो काम 4 महीने में होना है वो हम 4 हफ्तों में मुकम्मल कर पाएंगे। ये बात रिकॉर्ड पे है। मैं सर ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाते हैं, आप एतराज़ अपने सामने रखते हैं, आपके एतराज़ात को रजिस्टर नहीं किया जाता, मिनट नहीं किया जाता, कहा जाता है कि इत्तफाक राय कर लिया, मौलाना असद महमूद का चेहरा तस्वीर इस्तेमाल कर ली जाती है। आप इलेक्शन कमीशन जाते हैं, आप जो चीज़ें बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़ इसके उलट बात कर रही है। आप कंफर्म कर लीजिए, आप मीडिया पर्सन हैं, आप इसको कंफर्म कर लीजिए कि ये 3 बातें हुई हैं या नहीं हुई हैं, और ये वीडियो लिंक पे हुई हैं, और चूंकि मैंने खुद की हैं तो इसलिए सबको बहुत अच्छी तरह से ये याद होंगी। ये बड़ी और हैरान, और जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की आप बात कर रहे हैं, आप जरा उसमें देखिए मेंबर्स कौन कौन सा, प्राइम मिनिस्टर, 4 वजीर आला और 3 नॉमिनेटेड मेंबर। 3 नॉमिनेटेड में 2 पंजाब से हैं और 1 सिंध से हैं। ठीक है जी, उसमें असद महमूद का कहीं पे तज़किरा भी नहीं है।
हाँ, लेकिन उनको ले जाया गया, उनको मीटिंग में बैठाया गया, तासुर दिया गया। अपोज किया जाके, उसने फिर बात ये अपना फ्लोर पे भी की है, उसने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे भी की है, उसने जाके उसको अपोज किया है। और चूंकि वो मेंबर नहीं थे, ये इसी तरह से कि मैं आपको कहूँगा आइए मैं सेनेट का मेंबर हूँ, आप मेरे साथ चलिए, तो आप जाके अगर सेनेट के बाहर तक तो रुक सकते हैं, अंदर तो जाके नहीं, अंदर तो अनलेस के किसी चेयरमैन की परमिशन हो, उस वक्त तक तो आप उसकी गैलरी में भी नहीं बैठ सकते। तो ये इसी तरह का जो ना असद महमूद को ले जाया गया, मगर उन्होंने अपोज किया। बड़ा हैरान कुन आपने जो है वो चीज़ें सामने रखी हैं। हसन रज़ा पाशा साहब, अब जाहिर है कि ये मामला इस वक्त एक बहुत ही आईनी कानूनी गुत्थी जो है वो उलझ चुकी है। इस हवाले से हमने ये देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसने भी अपना एक एलामिया जारी किया, उन्होंने को सुप्रीम कोर्ट को भी रुजू किया हुआ है, को 7 सितंबर को वकला कन्वेंशन जो है वो भी करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में। आप जाहिर है कि दूसरी जानिब से जो बार काउंसिल है वो भी सबके लिए आइन और कानून जो है वो, तो चाहे आप किसी भी एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई भी जमात की वाबस्तगी हो, लेकिन आइन और कानून पे तो तमाम लोग यकीन रखते हैं। आप समझते हैं कि इस वक्त जो आइनी बहरान की तरफ पाकिस्तान मेरे ख्याल में तो दाखिल हो चुका है, किसी और की अंडरस्टैंडिंग होगी कि होने वाला है, लेकिन हम बाकायदा वी आर इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस जो इस वक्त चल रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि एक मुश्तरका लाएअमल जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसको इस मामले पर हाईलाइट करने के लिए अपनाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये तो एक आइडियल चीज़ होगी और इंशाल्लाह ताला हम 4 या 5 को पाकिस्तान बार काउंसिल, तमाम मुल्क की बार काउंसिल्स और प्रेसिडेंट्स, इलेक्टेड बॉडीज़, उन सबको बुला रहे हैं, एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस। तो वहाँ पे हम एक मुश्तरका एलामिया जारी करेंगे। कल ही हमारी, क्योंकि डिले इस वजह से हो गया कि कल हमारी जनरल हाउस का इजलास था, तो तमाम पाकिस्तान से पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स आए हुए थे, तो वहाँ पे कुछ मामलात थे जो इंतहाई ज़रूरी थे जिनको एड्रेस करना था, इसीलिए, वरना पिछले हफ्ते हमारा ये इजलास हो जाना था। मैंने इसकी अनाउंसमेंट भी हमने की थी प्रेस रिलीज करके। तो इंशाल्लाह कल वो फाइनल करके 4 या 5 को हम तमाम को इकट्ठा करके तो एक मुश्तरका लाएअमल बनाएंगे और बिल्कुल कानून के और आइन के मुताबिक होना चाहिए। और यही हमारी मंशा है। बार काउंसिल्स ने और बार एसोसिएशन ने हमेशा जब आइन की बालादस्ती की बात हुई है तो उनका स्टैंस मुश्तरका रहा है और इकट्ठा रहा है और कभी भी इस पे डाइवर्जेंट व्यूज नहीं आए। बाकी जो ग्रुपिंग की है या पॉलिटिकल पार्टी से कुछ दोस्त हमारे मुंसलिक हैं, तो उनका लाइन ऑफ एक्शन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से है तो वो एक अलग बात है, लेकिन जहां तक बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स की हकीकी नुमाइंदगी का ताल्लुक है, वो बहरहाल हम आपको इंशाल्लाह लाएअमल जरूर। सही, मेरे पास वक्त जो है वो वक्त बिल्कुल कम रह गया। कामरान मुर्तज़ा साहब, बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में मुझे ये बता दीजिएगा कि आपने बड़े वाज़ेह अंदाज में सदर पाकिस्तान का इख्तियार उसको तस्लीम किया। अगर सदर अपने इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देते हैं, JUIF कहाँ खड़ी होगी? JUIF का मौक़िफ़ बिल्कुल सामने आ चुका है और शेड्यूल उसके बावजूद भी देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। तारीख का ऐलान वो कर सकते हैं, 48(5) की लैंग्वेज देखिएगा, शेड्यूल उसके बाद ताबे हो जाएगा इस तारीख के, और इसके अंदर उनको 54 डेज जो है वो कवर करके और इसको शेड्यूल देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन जब इसका शेड्यूल देगा, सदर जब तारीख का ऐलान कर देंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हसन रज़ा पाशा साथ मौजूद थे। ये इस वक्त स्टेट ऑफ अफेयर्स है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये मुल्क कैसे चल रहा है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो इंकशाफात किए हैं कि वो बात कुछ करते हैं, उनकी जमात का मौक़िफ़ कुछ होता है और प्रेस रिलीज़ों में कुछ और आ जाता है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे उस बहुत ही अहम खबर के हवाले से, एक शाही दौरा जो पाकिस्तान का होने जा रहा है। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कान तरस गए थे PDM के दौरे हुकूमत में कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबरें सामने आएँ, पाकिस्तान में सरमायाकारी हो। आखिरकार अब ये काम निगरान दौरे हुकूमत में होता हुआ आ रहा है नज़र। एक बहुत ही अहम दौरा, शाही दौरा जो है वो होने वाला है पाकिस्तान का। इट इज़ ऑन द कार्ड्स। मुमकिन तौर पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का एक शॉर्ट विज़िट करेंगे। आप इसको स्टॉप ओवर कह सकते हैं इंडिया जाने से पहले, जहाँ पर वो G20 के सरबराही
इजलास में शिरकत के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक कलील वक्त का, कलील दौरानिए का दौरा, इसका मकसद क्या है? क्या पाकिस्तान को इस वक्त तवक्को रखनी चाहिए कि सऊदी अरब माजी में भी जो बहुत सारे वादे पाकिस्तान के साथ किए गए थे, इन्वेस्टमेंट के, ऑयल रिफाइनरी से लेकर मुख्तलिफ मौके पर जो सरमायाकारी के जो वादे किए गए, क्या उनके हवाले से उम्मीद रखनी चाहिए कि वो हो जाएंगे? इसके अलावा निगरान हुकूमत जो इस वक्त प्लान करती हुई नज़र आ रही है, हमें ये पता चल रहा है कि जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, वो ख़ुद भी सितंबर के महीने में 3 अहम बैरूनी दौरे करने वाले हैं। वो कीनिया जाएंगे, उनका क़याम सऊदी अरब के हवाले से भी बताया जा रहा है, और अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए भी जाएंगे। इस तमाम मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब, ABN न्यूज़ की टीम का हिस्सा हैं। वीकेंड के ऊपर आप देखते हैं ये शो भी करते हैं डिसाइफर के नाम से। बासित साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मुझे बताइएगा कितना सिग्निफिकेंट आप समझते हैं मोहम्मद बिन सलमान का ये दौरा पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ईसा। मेरे ख्याल में तो इसकी अहमियत है इन द सेंस के चूँकि मोहम्मद बिन सलमान भारत जा रहे हैं और भारत जाने से पहले वो यहाँ पे स्टॉप ओवर करेंगे, 6-7 घंटे यहाँ गुजारेंगे, और इस कलील दौरानिए में ऑब्वियसली उनकी बड़ी अहम मुलाकातें भी होंगी। और ये एक मैसेज भी है कि ठीक है जी, G20 की समिट तो भारत में हो रही है, वो एक मल्टीलैटरल इवेंट है, लेकिन उससे पहले वो यहाँ पे स्टॉप ओवर कर रहे हैं पाकिस्तान में, और बायलैटरल इंगेजमेंट होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसकी अहमियत बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू हिज गोइंग टू अटेंड G20 समिट इन इंडिया। बासित साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये आप नहीं समझते कि ये गैर मामूली दौरा है? क्योंकि PDM के दौरे हुकूमत में हमने देखा कि वो सर तोड़ कोशिशें करते रहे। उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक को इन्विटेशंस भेजे, तुर्की को इन्विटेशन भेजा गया, मुत्तहिदा अरब अमारात को, सऊदी अरब को, चीन को, और जो सबसे हाई लेवल विजिट जिसको कहा जा सकता है वो चीन के वाइस प्राइम मिनिस्टर का हुआ PDM के दौरे इक़्तिदार में। इसके अलावा कोई हाई प्रोफाइल डिग्नेटरी उसने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। उस वक्त के सियासी हालात ऐसे थे, या PDM जो है वो अपना एक अच्छा तासुर कायम करने में नाकाम रही थी? आखिर क्या वजह थी? और निगरान दौरे हुकूमत में ये शायद पहली मरतबा है कि इतना हाई प्रोफाइल विजिट होने जा रहा है। देखिए, पहली बात तो मेरी, और साहब जानते हैं, मैं आपके ही शो में पहले भी कई बार कह चुका हूं कि मैं सारे निगरान जो सेटअप है इसको रिडंडेंट समझता हूं, लेकिन ये अपनी जगह पे, अब चूंकि हमारे आइन में इसकी प्रोविजन मौजूद है, केयर टेकर सेटअप या 60 दिनों के लिए आता है, 90 दिनों के लिए आता है, तो कारोबार रियासत तो बंद नहीं किया जा सकता, और ना ही हम दुनिया भर से ये कह सकते हैं कि जब आप अपना कारोबार बंद कर दिए पाकिस्तान आपके साथ इंगेज नहीं होगा। जहाँ तक PDM का ताल्लुक है, पिछली हुकूमत का ताल्लुक है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ पाकिस्तान के सियासी खफिशार का शिकार रहा है, और हमारे यहाँ मामलात जो हैं बहुत एक लिहाज से हेजान की कैफियत सी रही है पाकिस्तान में। तो ऐसे हालात में क्यों हम तवक्को ये रखें कि दुनिया से लोग आएंगे या इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में, या पाकिस्तान की फॉर दैट मैटर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी? आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि जब तक सियासी इस्तेहकाम किसी मुल्क में नहीं आता, उस वक्त तक दुनिया में आपको पजीराई भी वो नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। अब ये एक निगरान सेटअप है, हम सब जानते हैं, और आपने बात की केन्या जाने की, UNGA अटेंड करने की सेशन, तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान को चाहिए मेरे ख्याल में इस वक्त। और अगर इस पे निगरान हुकूमत आगे बढ़ रही है तो कोई मुज़ायका नहीं है। तो बस साहब, आपको नहीं लगता कि जो अगले जो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत का फ़ैसला है, उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि हमारे यहाँ एक रिलेटिवली अब लंबे अरसे का निगरान सेटअप आया है, और नवंबर के बाद मुख्तलिफ मगरबी ममालिक के खदशात और सवालात शुरू हो जाएंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहाँ पर जाकर इंटरेक्ट करेंगे निगरान वज़ीर आज़म दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ, अगर उनको बायलैटरल मीटिंग्स मिल जाती हैं, वरना मल्टीलैटरल फोरम्स पर भी अगर वो पाकिस्तान में जो इस वक्त दाखिली सूरत हाल है उसका ऊपर भी पाकिस्तान का नुक्ता नज़र रखेंगे, आलमी मामलात पर भी, तो शायद इस वजह से भी ये दौरा किया जा रहा है। देखिए, दौरा तो चलिए किया जा रहा है, लेकिन हमें पाकिस्तानियों को, मैं समझता हूँ, एक बुनियादी फैसला हमें करना है, और वो बुनियादी तौर पे यही है कि आया हम इस मुल्क में वही सियासी अफरा तफरी चाहते हैं कि कुछ एक ऐसा पीरियड चाहते हैं जिसमें हम इकॉनमी पे थोड़ी तवज्जो दे सकें, जो मामलात ख़राब हो गए उनको ठीक करें। आप अगर देखिए, ये एक वजह हो सकती है कि अगर निगरान सेटअप तवील मुद्दत होता है
तो ऑब्वियसली इसी निगरान सेटअप ने दुनिया भर में अमूर चलाने हैं, ताल्लुकात को आगे बढ़ाना है। तो ये अब मैं नहीं कह सकता कि कितना ये तवील होगा, ये तो अब हम सब फिंगर्स क्रॉस्ड हम सब देख रहे हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर आप इलेक्शंस हो भी जाते हैं मिसाल के तौर पर 90 दिन के बाद, तो वही सियासी एक अफरा तफरी का समा पैदा होगा। तो मेरी अगर आप राय पूछें, अगर ये तासुर मिल रहा है दुनिया भर में कि ये निगरान सेटअप एक तवील मुद्दत मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए आया है, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। हमें एक पीरियड चाहिए एक सुकून का, काम का, ताकि हम अपने मसाइल पे फोकस कर सकें। और ये वजह हो सकती है, आप ठीक फरमा रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि निगरान हुकूमत भी डिलीवर कर सकती है। और यही मैं समझता हूँ कि इस वक्त लोगों को यही चाहिए कि ये हुकूमत डिलीवर करे, ये वेट ना करे कि इलेक्शंस के बाद नई हुकूमत आए और फिर मामला देखे जाएंगे। मामला इस कदर गंभीर हैं कि अब हम वेट नहीं कर सकते, एक हफ्ते का वेट भी नहीं कर सकते, कुजा के हम 90 दिनों का या 120 दिनों का वेट करें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम का वक्त जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वैसे तो ये निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जब पे दर पे पाकिस्तान में हुकूमतें, सियासतदान जो हैं वो नाकाम हुए और अवाम का जमहूरी निज़ाम से एतबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है, निगरान हुकूमत एक ऐसे वक्त में अपने तौर पर सरतोड़ कोशिशें करती हुई नज़र आ रही है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, उसकी एपेक्स कमेटी का इजलास, वहाँ पर पाकिस्तान के इदारों का निगरान हुकूमत के पीछे खड़ा होना और कहना कि इसमें पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कोशिशें की जाएँ और ख़ास तौर पर जो गल्फ़ ममालिक हैं, जो खलीजी ममालिक हैं, वहाँ पर अपने रीच आउट को बढ़ाया जाए। लगता यह है कि अब इन कोशिशों के समरात आने लगे हैं और अगर अरबों डॉलर की सरमायाकारी मादनियात के शोबे में, IT सेक्टर में, इसी तरह ज़राअत के शोबे में ये आने लग जाती है तो फिर पाकिस्तान की डोलती मईशत को लगता है कि सहारा मिल सकता है। आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे कल फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।